हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। बंगाल के चुनावी मैदान जंग में आज आमने सामने की टक्कर हुई। गृहमंत्री अमित शाह और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रैलियां करके अपना अपना दम दिखाया। किसकी रैली में कितनी भीड़ आई, नेता के आने से सपोर्टर्स में कितना जोश भरा, हमारे दो रिपोर्टर्स अमित शाह और ममता बनर्जी की रैलियों में रहे और रैली खत्म होने के बाद लोगों से बात की। उनकी रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि बैटल ग्राउंड में किसमें कितना है दम। दीदी, शाह और साजिश वाली पॉलिटिकल लड़ाई, किस में कितनी है सच्चाई? मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, आज मेरे हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये षड्यंत्र है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। ये हेलीकॉप्टर बिगड़ जाता है भाई, बिगड़ गया, मैं लेट हो गया, इसलिए पार्टी की ओर से और मेरी ओर से आपकी क्षमा प्रार्थना करता हूं। बंगाल में होम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर बिगड़ा तो अमित शाह झाड़ग्राम की मीटिंग में नहीं पहुंच पाए। रानी बांध की दूसरी रैली में अमित शाह देरी से पहुंचे तो भरी सभा में पहले माफी मांगी, फिर कहा मेरे साथ साजिश नहीं हुई। सियासत में साजिश वाली थ्योरी आसानी से चल जाती है। बंगाल में ममता बनर्जी का एग्जाम्पल सामने है। दीदी बार बार साजिश की रट लगा रही हैं। बाएं पैर की एड़ी में चोट लगने के बाद दीदी व्हील चेयर पर पहली बार कोलकाता से बाहर निकली तो अपनी चोट को ही मुद्दा बनाया और साजिश के आरोप रिपीट कर दिए। দেখা হবে, জেতা হবে, আর কয়েকটা দিন সবুর করুন না। আমার তো আর কদিন ভাঙে রেখে দেবেন আপনি। আমার দুটো পা ঠিকই থাকবে, কিন্তু আগামী দিন আমি দেখবো আপনাদের পাগুলো ঠিক মতো বাংলার মাটিতে চলছে কিনা, হাঁটা চলা করছে কিনা, হাঁটতে চলতে পারছে কিনা। व्हील चेयर पर चोटिल पैर को आगे करके दीदी जब स्टेज पर पहुंचती हैं तो कहती हैं कि मेरा पैर तोड़ दिया। किसने तोड़ा उसका नाम नहीं बताती, मगर वो शक वाली उंगली बीजेपी की ओर उठाकर इशारा कर देती हैं। हमला করে আমাদের আটকানো যায় না, যাবে না। हमला করলে রুখে নেব, हमला করলে রুখে নেব। बंगाल में जितनी तेजी से मौसम का पारा चढ़ रहा है उससे 10 गुना ज्यादा तेजी से चुनाव की गर्मी बढ़ रही है। खड़गपुर में रोड शो करने के बाद अमित शाह ने झाड़ग्राम और रानी बांध में कुछ इस तरह परिवर्तन का नारा लगवाया। परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बीजेपी बंगाल में आसोल परिवर्तन होने का दावा कर रही है तो ममता बनर्जी व्हील चेयर से ही खेला होबे का नारा लगवाती हैं। খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, লড়াই হবে, লড়াই হবে, हम लड़ेंगे, करेंगे, जीतेंगे। जय श्री राम से परहेज करने वाली दीदी वंदे मातरम और जय हिंद से बीजेपी को जवाब देने की कोशिश करती हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जंगल महल और झाड़ग्राम की एक एक सीट पर कांटे की टक्कर है। आज हम आपको 3 बैटल ग्राउंड ले चलेंगे। बैटल ग्राउंड 1 पुरुलिया, बैटल ग्राउंड 2 झाड़ग्राम और बैटल ग्राउंड 3 रानीबांध। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हम यहां की कंप्लीट पॉलिटिकल पिक्चर दिखाएंगे, मगर सबसे पहले उस पिच को समझना जरूरी है जिस पर ममता बंगाल का इमोशनल खेला करना चाहती हैं। पुरुलिया के झालदा में ममता बनर्जी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लिया। मोदी पर हमला करने के लिए भी दीदी ने अपनी चोट को हथियार बनाया। আর ওদের প্রধানমন্ত্রী দেশ চালাতে পারে না, টোটাল ইনকম্পিটেন্ট। একটা গভর্নমেন্ট চলছে সেন্ট্রালে, একটা অটোক্রেটিক গভর্নমেন্ট, কাউকে মুখে কথা বলতে দেয় না, না আছে ডেমোক্রেসি, না আছে কোনো মানুষের কোনো বিচার। সিভিক সোসাইটি কথা বললে তাদের উপর অত্যাচার করে। আমরা পলিটিক্যাল লোকেরা যারা কথা বলি তাদের মুখকে দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।
ভাবে বিজেপি ছাড়া ভারতবর্ষে আর কেউ থাকবে না। আর আমাদের লড়াই হচ্ছে বিজেপি হাটাও, দেশ বাঁচাও, এবং বাংলা থেকে এই লড়াইয়ের ডাক আমরা দিচ্ছি। আমি আগেও বলেছি, তোমরা যতই চেষ্টা করো, আমি যতদিন আমার এই গলার শ্বাস আছে, হৃদয় চলবে, তোমরা আমার কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারবে না। তোমাদের বিরুদ্ধে আমার লড়াই চলবে এবং চলছে। তার কারণ আমি জানি আমাকে আক্রমণ করলে আমার মা বোনেরা হাতা খুন্তি দিয়ে জবাব দেবে রান্না করতে করতে। ममता बनर्जी की चोट पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट ने पिक्चर क्लियर कर दी है। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि ममता पर हमला नहीं हुआ, उनके साथ हादसा हुआ। रानी बांध की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने इससे आगे की बात की। ममता जी के पैर में चोट आई, देखा है ना आपने, चोट आई है। अबे तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। मगर दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हील चेयर में घूमती हैं। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? आपको इनके आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं, इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है। मैदानी जंग में ममता बनर्जी और अमित शाह आमने सामने हैं। बंगाल के किले में ममता बनर्जी को घेरने के लिए बीजेपी ने 3 लेयर का घेरा तैयार किया है। भारत माता की बंगाल में बीजेपी के 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। अमित शाह और जेपी नड्डा उनके घर घर जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी का पहला घेरा राजनीतिक हिंसा के मुद्दे का है, दूसरा घेरा हिंदुत्व और मुस्लिम तुष्टीकरण का है, और तीसरा घेरा नरेंद्र मोदी की इमेज का है। जय श्री राम बोलने से दीदी जितनी चिढ़ती हैं, बीजेपी को लगता है कि उसके वोट उतने ही बढ़ते हैं। 2019 के बाद 2021 में भी बीजेपी मोदी की पॉपुलैरिटी को वोटों में तब्दील करने के लिए मैदान में है। बंगाल में होने वाला भ्रष्टाचार चुनाव में बीजेपी के चेरी ऑन द केक की तरह है। 5 साल तक किस पार्टी की सरकार चलेगी, ये आप तय करने वाले हैं। 2 विकल्प है, एक और 10 साल से जिन्होंने शासन किया वो ममता दीदी है, जिन्होंने आदिवासियों के अधिकार देने में भी कट मनी मांगा है। कट मनी मांगा है या नहीं मांगा है? बोलिए, मांगा है नहीं मांगा है? हादसे की चोट को हमले की चोट में कन्वर्ट करके ममता बनर्जी बीजेपी के गेम प्लान को पूरी तरह से बदलने की कोशिश में है। इसलिए वो बीजेपी की ब्रांडिंग बाहरी हमलावर के रूप में करती है। যেমন করে বাংলা চাই, আমরা বলি বাংলা হবে না, বাংলা দেব না, বাংলা দিচ্ছি না, বাংলার মানুষ দেবে না। পুরুলিয়া দেবেন আপনারা? যদি পুরুলিয়া দখল করতে চায় খবরদার দেবেন না, এরপর পুরুলিয়া দখল করতে আসবে, খবরদার দেবেন না। पुरुलिया के झालदा में ममता बनर्जी ने कांग्रेस और सीपीएम के खिलाफ भी नारे लगवाए। कांग्रेस को दलाल कह दिया, लेकिन उनके नारों को गौर से सुनिए तो पता चल जाएगा कि दीदी का मेन टारगेट बीजेपी पर ही है। चाइना 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 कांग्रेस के चाइना, सीपीएम के चाइना, बीजेपी के विदाई दाओ, बीजेपी के विदाई दाओ, बीजेपी के विदाई दाओ। ममता बनर्जी और अमित शाह को आपने सुन लिया। अब आपको बैटल ग्राउंड पुरुलिया के अंदर ले चलते हैं। ममता ने पुरुलिया में जिस जगह पर रैली की, वहां की ग्राउंड सिचुएशन को इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा की ग्राउंड रिपोर्ट से समझते हैं। जालदा में ममता बनर्जी रैली करके यहाँ से वापस गई हैं। व्हीलचेयर पर आकर उन्होंने रैली की है। लोग हमारे साथ हैं। ममता दीदी की भाषण की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी आपको? सभी भाषा अच्छी लगी। सभी अच्छी लगी। हाँ। दीदी व्हीलचेयर पे आई, उससे क्या फर्क पड़ता है आपके मन में? क्या तस्वीर लोगों के मन में जाती है?
मन में चाहते हैं कि जैसे दीदी जितना हम दीदी पैर में टूटा हुआ पैर भी यहाँ है, लेकिन हम लोग आकृष्ट होना चाहते हैं कि दीदी इतना कष्ट करके यहाँ है। जैसे पब्लिक भी जानते हैं कि दीदी के इतना जो उन्नयन होके यहाँ आए हैं, लेकिन हम लोग भी ऐसा करना चाहते हैं कि दीदी को हम लोग वोट की जिताए बस। ममता दीदी की कौन सी बात आपको अच्छी लगी मन से जो कही, और जो व्हील चेयर पर चल के आई हैं, क्या तस्वीर उभरती है, लोग क्या सोच रहे हैं उस बारे में? उस बारे में कि भांगा पा पर यहाँ आया है, यहाँ का लोग का ऊपर बहुत विश्वास है, हाँ, और यहाँ का लोग का भी उनका ऊपर बहुत विश्वास है। ममता दीदी व्हील चेयर पर चल के आई, व्हील चेयर पर चल के आने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना दिन जिंदा रहेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। दीदी सबके लिए करती है, किसी को भेदभाव नहीं करती है, सबके लिए दीदी ठीक है, सबके लिए दीदी। अगली बार 200 पार होगा। तो 200 पार का दावा कर रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि टूटे पांव के साथ दीदी आई है तो हम उसका वोट देकर जवाब देंगे, और कुछ कह रहे हैं कि दीदी की चोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहले भी दीदी के साथ थे और अब भी दीदी के साथ ही हैं। पुरुलिया में विधानसभा की 9 सीटें हैं। बागमुंडी, बलरामपुर, बांधवा, जौयपुर, काशीपुर, मान बाजार एसटी सुरक्षित, बारा एससी सुरक्षित, पुरुलिया और रघुनाथपुर एससी सुरक्षित। 2016 के चुनाव में यहां की 7 सीटें तृणमूल ने जीती थी और 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी, मगर 2019 में मोदी लहर चली तो पुरुलिया में कमल खिल गया। पुरुलिया में महतो वोटर 12% से लेकर 35% तक है, मगर यहां के डिसाइडिंग फैक्टर एससी और एसटी वोटर हैं। पुरुलिया में एससी यानी दलित वोटर 19.4% है और एसटी यानी आदिवासी वोटर 18.5% है। पुरुलिया के बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं। ममता बनर्जी पुरुलिया इलाके का दौरा कर रही हैं। आज 2 रैली की है और कल और परसों में भी ममता बनर्जी के इसी इलाके में प्रोग्राम है। कोशिश है मतदाताओं को मतदान से पहले अपनी ओर आकर्षित किया जाए। ऐसा बात नहीं कि काम नहीं किया है, किया है। बस देखा जाए कि मोदी जी भी आ रहा है, मोदी जी का जो काम करेगा वो भी बेटर रहेगा। वोट अब की बार टीएमसी की तरफ है, किसकी तरफ है, या बीजेपी? टीएमसी की तरफ है, टीएमसी की तरफ 100% श्योरली। दीदी पास के फेल काम किया दीदी? पुरुलिया तो दीदी फेले बुझाए। क्या पुरुलिया में जो विकास होना चाहिए था वो हुआ? नहीं हुआ है, नहीं हुआ। गंदगी बहुत है, डस्टबिन कहाँ है यहाँ पे? मैं तो चाहता हूँ मोदी सरकार आ जाए। मोदी सरकार आ जाए। बाहर से देख के मालूम होता है जो और कुछ आएगा बीजेपी। अच्छा आएगा, हाँ, लग रहा है कुछ आएगा। दादा भालो, दादा माने मोदी। अच्छा मोदी, तो खुल के बोलिए, डरने क्या बात है। पुरुलिया में आपकी दुकान है, क्या है पुरुलिया की जनता का मूड, क्या लग रहा है इस चुनाव में, क्या हवा तवा रहने वाली? ये चुनाव का हवा लग रहा है बीजेपी का हवा लग रहा है। ममता दीदी पास के फेल? पास होगा नहीं होगा। बीजेपी भी सरकार कोई खिचड़ी घाटा सरकार होगा, खिचड़ी सरकार होगा। लोग कंफ्यूज हैं। नो कंफ्यूज, लोग कंफ्यूज हैं। बीजेपी किस बात पे बीजेपी का जलवा है इस जंगल महल इलाके में? क्या पसंद आ रहा है बीजेपी का? उसका काम अच्छा है। प्रधानमंत्री के लिए हमारा मोदी ठीक है, मंगल में मेरा दीदी है ठीक। दीदी ठीक है। पुरुलिया से बीजेपी के सांसद महतो हैं और अब पार्टी की नजर दलित और आदिवासी वोटों पर है। अमित शाह यहां के आदिवासियों के घर जाकर कई बार खाना खा चुके हैं। आज ममता ने उसी बहाने गृह मंत्री पर पीछे से वार किया। আপনারাও জোট বদল তৈরি হন, বিজেপির নেতা কান্নায় ভুলবেন না। ওরা কখনো কখনো কারো বাড়িতে গিয়ে 5 স্টার হোটেলের খাবার কিনে নিয়ে এসে ওখানে গিয়ে বসে একটা মুখে দিয়ে বলে আমি তপশিলীর বাড়িতে খেলাম। আসলে কিন্তু ওটা তপশিলীর রান্না নয়, ওদের হাতের রান্না ওরা খায় না, ওরা নিয়ে আসে হোটেল থেকে আর বাড়িটা ভাড়া নেয় কিছুক্ষণের জন্য কিছু টাকা দিয়ে। এই তো বিজেপির চরিত্র। पुरुलिया में ममता की व्हील चेयर वाली रैली हो चुकी। मंगलवार को यहां भगवाधारी योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं और 3 दिन बाद नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के आने के बाद चुनावी हवा बदल जाती है, ये उनके सियासी विरोधी भी मानते हैं। फिलहाल हम आपको झारग्राम लेकर चलते हैं, जहां अमित शाह की रैली होने वाली थी मगर हो नहीं पाई। हेलीकॉप्टर खराब होने से अमित शाह झारग्राम नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने वर्चुअल रैली की।
मगर तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने दावा किया कि अमित शाह झारग्राम इसलिए नहीं आए क्योंकि बीजेपी की रैली के लिए भीड़ नहीं जुट पाई थी। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर रैली ग्राउंड की खाली कुर्सियों के वीडियो और फोटो भी डाले और लिखा कि रैली में भीड़ नहीं जुटने की वजह से ही अमित शाह को वहां जाने का फैसला कैंसिल करना पड़ा। झारग्राम में जिस जगह पर अमित शाह को पहुंचना था वहां इंडिया टीवी का भी कैमरा मौजूद था। रैली में कितने लोग आए, कितने लोग नहीं आए, सबसे ऑथेंटिक वीडियो आपके सामने है। रानी बांध पहुंचने पर खुद अमित शाह ने हेलीकॉप्टर खराब होने की बात कही और सारा डाउट क्लियर कर दिया। अब झारग्राम का बैटल ग्राउंड समझते हैं। झारग्राम जंगल महाल के उन इलाकों में शामिल है जहां 2019 में कमल खिला था। बीजेपी के कुनार हेम्ब्रम ने यहां 6,26,000 वोट हासिल किए थे, जबकि दीदी की पार्टी को 6,14,000 वोट मिले थे। झारग्राम में बीजेपी 2019 वाला रिजल्ट दोहराना चाहती है, लेकिन ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, इसे इंडिया टीवी रिपोर्टर अर्चना सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। बीजेपी जरूर आएगा, जरूर आएगा। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जीतेगा बहुमत से, और कोई दीदी कुछ नहीं दिया, दीदी को जाने दो और बीजेपी को आने दो। यहाँ पर दीदी को वोट मिलेंगे? नहीं। दीदी को चोट लगी है, वो व्हीलचेयर में चलती है। बीजेपी जीतेगा, बीजेपी। झारग्राम झारखंड से लगता हुआ इलाका है। यहाँ की आबादी आदिवासी बहुल है। दीदी और मोदी में आदिवासी वोटर किसे चुनेंगे, ये सवाल हमने सीधे वोटरों से पूछा। तो यहाँ पर बीजेपी का बाद तृणमूल की भी जो टाउन में जोर अच्छा है। साइड बीजेपी का भी अच्छा है। बीजेपी टाउन में इतना नहीं है, तृणमूल का अच्छा है कह रहे हैं। तृणमूल के अच्छे है यहाँ पर, मैंने टाउन में। गाँव में क्या होगा हमको नहीं पता है। दीदी काम करते हैं, तो गरीब जो आदमी है इसीलिए काम करते हैं। और दीदी जब दीदी का पल्ला भारी है, पश्चिम बंगाल में दीदी का पल्ला भारी है। और दीदी को अब चोट लग गई, अब तो वो जो पुरुलिया में आज हैं तो वो व्हीलचेयर पे चल के कर रही हैं, उससे दीदी को वोट ज्यादा मिलेगा, बढ़ेगा? बहुत मिलेगा वोट। अभी बंगाल की लड़ाई 8 दौर की है। दीदी और मोदी दोनों का फोकस पहले 2 दौर पर है। जंगल महाल और झारग्राम की 60 सीटों पर जिसकी हवा बन जाएगी, बंगाल उसी की लहर में बह चलेगा। महाराष्ट्र में चुनाव दूर हैं, लेकिन सरकार अभी से हिलती हुई नजर आ रही है और इसकी वजह है एक पुलिस इंस्पेक्टर, क्योंकि उसने मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने के मामले में ऐसी बातें कबूल कर ली हैं जिसके बाद अब सीधे टारगेट पर उसका मास्टर आ सकता है। इसे लेकर उद्धव सरकार आज पूरे दिन बहुत व्यस्त रही। शरद पवार उद्धव ठाकरे से मिले। बताया जा रहा है कि शरद पवार ने एनसीपी की मीटिंग में कहा है कि मुख्यमंत्री हो कि शिवसेना हो या मुख्यमंत्री, किसी के भी दबाव में न आते हुए कार्रवाई की जाए। क्या एंटीलिया के बाहर पीपीई किट पहना यह शख्स खुद सचिन वाजे था? क्या सचिन वाजे ने खुद स्कॉर्पियो एंटीलिया के बाहर खड़ी की, या फिर वो बाद में इनोवा कार चलाकर वहां पहुंचा? सचिन वाजे की टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के जरिए यह पूरा केस खुलकर सामने आ जाएगा। एनआईए इस बात की जांच कर रही है कि 25 फरवरी को सचिन वाजे खुद एंटीलिया के बाहर कैसे मौजूद था। वो पीपीई किट में था, इनोवा चलाकर वहां आया था, या स्कॉर्पियो में विस्फोटक रखने के बाद वहां से फरार हुआ था। मास्टरमाइंड कौन था, किसको सपोर्ट सचिन वाजे का था? पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल है, किसी को नहीं बचाएंगे। एनआईए सचिन वाजे के रोल को स्टैब्लिश करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए सचिन वाजे को पीपी किट पहनाकर बाकायदा इस बात का डेमो किया जाएगा कि क्या पीपी किट में नजर आ रहा शख्स सचिन वाजे ही तो नहीं है। डेमो के जरिए एनआईए की टीम ये समझने की कोशिश करेगी कि जो पीपी किट में शख्स नजर आ रहा है उसकी चाल ढाल जो है वो सचिन वाजे के चाल ढाल से मैच करती है क्या। वहीं इनोवा कार का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें यह कार कमिश्नर के दफ्तर से निकली है। बरामद हो चुकी ये इनोवा कार मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की है और इसका इस्तेमाल सचिन वाजे ही करता था। 25 फरवरी को जिस दिन एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मिला उस दिन सचिन वाजे की मूवमेंट समझना बहुत जरूरी है और इसके लिए उसके घर के बाहर सीसीटीवी की भी जांच जरूरी थी। लेकिन मुंबई में वाजे जिस साकेत सोसाइटी में रहता है वहां से सीसीटीवी का रिकॉर्डर गायब मिला है। इसे लेकर सीआईयू के कुछ अधिकारी और कर्मचारी और मुंबई पुलिस के कुछ लोग एनआईए की रडार पर हैं। सवाल है कि वाजे की सोसाइटी से सीसीटीवी का रिकॉर्डर कौन ले गया? क्या वाजे ने खुद सबूत नष्ट करवाए?
सोमवार की दोपहर को सचिन वजे ने एनआईए के अधिकारियों से इस बात की शिकायत की कि उन्हें चेस्ट में पेन है, यानी कि सीने में दर्द की शिकायत के बाद सचिन वजे को एनआईए के अधिकारी मुंबई के जेजे अस्पताल में लेकर आए हैं। सचिन वजे का यहां पर एक्सरे कराया गया, इसके अलावा कार्डियोलॉजिस्ट को भी दिखाया गया, उनका ईसीजी भी चेक किया गया ताकि किसी तरह की कोई भी परेशानी हो तो उसका मेडिकली ट्रीटमेंट किया जा सके। सचिन वाजे इस वक्त पूरे इंडिया में हॉट टॉपिक बन चुका है। 1 मार्च को ज्वाइंट सीपी ने वाजे को एंटीलिया मामले में जांच से हटा दिया था। 2 मार्च को केस से वाजे के हटते ही उसकी सोसाइटी के सीसीटीवी रिकॉर्डर कुछ पुलिस वाले ले गए। 2 मार्च को वाजे ने एक वकील से बात करते हुए मनसुख का शिकायती पत्र लिखने को कहा, जिसमें अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत होती है। 3 मार्च को यह चिट्ठी सीएम, गृह मंत्री और कमिश्नर को भेजी जाती है। 4 मार्च की रात 8 बजे मनसुख घर से निकलता है और रात 10:30 बजे उसका फोन बंद हो जाता है। 5 मार्च को मनसुख का शव मिलता है। अब इस पूरी कड़ी को जोड़कर वाजे और सीसीटीवी रिकॉर्ड गायब होने वाली टाइमलाइन को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 मार्च तक, यानी कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है उस समय तक सचिन वजे की टीम यानी कि सीआईयू ही कर रही थी। 6 मार्च को इस पूरे मामले की जिम्मेदारी एटीएस को सौंपी गई थी और उसके बाद में एनआईए के हाथ जिलेटिन वाला मामला जांच के लिए सौंपा गया। सवाल है कि कथित पुलिस वालों के जरिए अपनी सोसाइटी का सीसीटीवी डेटा नष्ट करने की प्लानिंग के क्या सचिन वाजे ने की थी, ताकि आगे की जांच में कोई उस पर उंगली ना उठा पाए। सचिन वाजे की इनोवा जो एंटीलिया के बाहर दिखी थी वो कमिश्नर ऑफिस और मोलोन टोल नाके पर तो ट्रेस हुई, लेकिन वाजे की सोसाइटी में नहीं, क्योंकि वहां सीसीटीवी का रिकॉर्डर पहले ही गायब था। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक जब 13 घंटे से भी ज्यादा हुई पूछताछ के बाद ये बातें सचिन वजे के सामने रखी गई तो उन्होंने एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखे जाने में अपनी भूमिका मान ली। सचिन वजे ने यह भी बता दिया कि इनोवा कार का इस्तेमाल भी इसी साजिश को अंजाम देने के लिए किया गया था। सचिन वाजे मनसुख हिरेन से लगातार संपर्क में था और मनसुख ने बताया था कि जो स्कॉर्पियो कार एंटीलिया के बाहर विस्फोटक के साथ मिली है वो उसकी चोरी हुई गाड़ी थी। अब सवाल है कि अगर मनसुख ने जिस स्कॉर्पियो को स्टीयरिंग जाम बताकर छोड़ा था उसे कोई चोर कैसे चोरी करके ले गया। स्कॉर्पियो की फॉरेंसिक जांच में कोई तोड़ फोड़ मरम्मत का भी जिक्र नहीं है। मनसुख हिरेन की पत्नी ने बताया था कि ये गाड़ी अक्सर सचिन वाजे भी इस्तेमाल करता था। क्या सचिन वजे ने दोस्ती में मनसुख को दगा दिया? क्या सिर्फ एक थ्योरी रची गई, एक कहानी गढ़ी गई कि मनसुख की गाड़ी खराब हो गई? क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब मनसुख की स्कॉर्पियो कार खराब हो गई थी, उसका स्टीयरिंग जाम हो गया था, उसे खुद मनसुख नहीं चला पाए, तो चोर आखिर खराब गाड़ी चलाकर वहां से कैसे ले गया? स्कॉर्पियो के अलावा दूसरी कार इनोवा, जिसे लेकर जांच एजेंसियां बहुत परेशान रही, उसकी नंबर प्लेट को लेकर कुछ नई जानकारी मिली है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक इनोवा कार की फर्जी नंबर प्लेट बनाने वाली दुकान को भी ट्रेस कर लिया गया है। उस दुकान के मालिक से भी पूछताछ हो रही है, जिसने इनोवा और स्कॉर्पियो दोनों ही कारों की फर्जी नंबर प्लेट बनाई थी। एनआईए की टीम ने उस पेंटर का भी बयान दर्ज किया है, जिसने इनोवा कार पर पुलिस शब्द को लिखा था। एंटीलिया के बाहर जो संदिग्ध गाड़ी मिली थी जिनमें विस्फोटक थे और जो दूसरी गाड़ी जो इनोवा कार थी, इन दोनों गाड़ी के नंबर प्लेट जो हैं फर्जी नंबर प्लेट बनाने का काम थाने की इसी दुकान से हुआ था और सचिन वजे और साथ ही उनकी टीम ने खुद इस दुकान पर आकर नंबर प्लेट जो है बनवाने का काम किया था। आपको बता दें कि दुकान के मालिक का जो स्टेटमेंट है वो भी एनआईए की टीम रिकॉर्ड कर चुकी है। हालांकि ये भी आपको बता दें कि जो दुकान में जितने भी सीसीटीवी रिकॉर्ड थे, साथ ही जो भी रजिस्ट्रेशन जो डायरी बनाई जाती है दुकान की तरफ से, वो सारे रिकॉर्ड जो है सचिन वजे अपने साथ लेकर गए हैं, ऐसा दुकान के मालिक नवीन का कहना है। वह इनोवा 16 दिनों के बाद भी महाराष्ट्र की सरकार खोज नहीं पाई। हालांकि वह गाड़ी मुंबई पुलिस के वर्कशॉप में ही थी। यदि मुंबई पुलिस को खुले तौर पर काम करने की आज़ादी दी होती तो वे पुलिस इस गाड़ी को 24 घंटों के भीतर खोज पाती। वहीं सचिन वाजे की कंपनियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। वाजे की 3 कंपनियां ठाणे में हैं। इन कंपनियों के 10 पार्टनर हैं। इन कंपनियों में से एक कंपनी का पार्टनर संजय मशीलकर है।
बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि संजय मशीलकर शिवसेना के नेता हैं। जिस कंपनी का पार्टनर संजय मशीलकर है उसका नाम मल्टी बिल्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड है। इन सभी कंपनियों की डिटेल देखिए। पहली कंपनी है डिजिनेक्स्ट मल्टीमीडिया लिमिटेड। ठाणे के पते पर रजिस्टर्ड ये कंपनी टीवी और रेडियो ट्रांसमीटर बनाने का काम करती है। दूसरी कंपनी है मल्टी बिल्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ये भी ठाणे में रजिस्टर्ड है और ये कंपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सामान बनाती है। तीसरी कंपनी है टेक लीगल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का पता भी ठाणे का है। सचिन वजे की जिस कंपनी को लेकर खुलासा हुआ है वो उस कंपनी के कंपाउंड में मौजूद हूँ। थाने के केलकर कंपाउंड में ये जो दुकान आप देख पा रहे हैं ये एक ऑफिस है जिसका नाम है टेक लीगल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के डायरेक्टर हैं सचिन वजे, जिसमें उनके साथ और 10 पार्टनर्स मौजूद हैं। ऐसे में इस कंपनी को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको बता दूं कि ये कंपनी जो यहाँ पर मौजूद है ये पिछले 3-4 सालों से बंद है। यानी कि इस कंपनी में किस तरह का काम होता था, किस तरह की एक्टिविटीज होती थी, उसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। आसपास के जो आपको कंपनीज में दिखाऊं यहाँ पर भी फिलहाल काम चल रहा है। उनसे भी पूछते हैं कि आखिरकार इस कंपनी की स्थिति क्या है। यहाँ पर जो है इस सचिन वजे की कंपनी के बगल में भी और सारे ऑफिसेस हैं। सचिन वजे का ऑफिस बताया जाता है। कभी आपने उनको बघितलंय मी त्यांना? उनको देखा आपने यहाँ पे? हाँ देखा। कब देखा है उनको आपने यहाँ पे? म्हणजे लॉकडाऊनच्या आधीच, आता या मधल्या काळात नाही। 1 साल पहले? हाँ 1 साल पहले। 1 साल पहले। तो ये बता दूं जो टेक लीगल प्राइवेट सॉल्यूशंस नाम लिखा है इसमें 2 और कंपनियां हैं। यानी कि कुल 3 कंपनियों का ऑफिस एक ही ऑफिस को बताया गया है और इसकी शुरुआत जो है कुछ लाख जो है प्रोडक्ट प्राइस है उसकी बेस पर शुरू की थी। लेकिन टर्नओवर कितना है, कितने स्टाफ है, क्या कुछ है, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जो सचिन वजे के साथ इस कंपनी में पार्टनर है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी रिलेशन करते हैं। सचिन वाजे पर शिकंजा चारों तरफ से कसा जा रहा है। उसके पास अब बचने का रास्ता नजर नहीं आता। एनआईए की गिरफ्तारी के बाद अब महाराष्ट्र पुलिस ने भी सचिन वाजे पर एक्शन लिया है। सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन यह एक्शन एक फॉर्मेलिटी से ज्यादा अब मजबूरी बन गया था। एनआईए ने सचिन वाजे को 13 मार्च को गिरफ्तार किया और 15 मार्च को सस्पेंशन का ऑर्डर हो गया। सचिन वाजे को लेकर इस वक्त उद्धव सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव है। उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार ने मुलाकात की और 45 मिनट की मीटिंग बहुत भारी रही है। शरद पवार ने खूब सवाल उठाए और इससे उद्धव सरकार में गजब का पैनिक मचा हुआ है, क्योंकि गठबंधन में शामिल एनसीपी को मुंह छुपाना पड़ रहा है। सचिन वाजे पर बहुत से सवाल हैं। सचिन हिंदूराव वाजे 25 फरवरी से 13 मार्च तक मुंबई पुलिस के इस अफसर को कौन बचाता रहा? सचिन वाजे के पीछे कौन है? यानी सचिन वाजे किसका आदमी है? सचिन वाजे को बचाने का मकसद क्या है? सचिन वाजे बचेगा तो किसका फायदा होगा? सचिन वाजे का मामला कितना गंभीर है, उसे लेकर 4 सनसनीखेज खुलासों से समझना आसान होगा। ये मामला इनोवा कार से जुड़ा था, एंटीलिया के बाहर पीपीई किट में देखे गए शख्स से जुड़ा था, सीसीटीवी और सचिन वाजे की कंपनी से जुड़ा है। अंबानी परिवार के घर एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो के पीछे जो इनोवा कार दिखी थी उसका इस्तेमाल सचिन वाजे करता था। यही कार नंबर प्लेट बदलकर कमिश्नर ऑफिस के बाहर भी दिखी थी। एनआईए इस बात की जांच कर रही है कि क्या अंबानी हाउस के बाहर पीपीई किट में दिखा शख्स सचिन वाजे ही है। इसके अलावा सचिन वाजे की इमारत में लगे सीसीटीवी का डीवीआर यानी रिकॉर्डर भी गायब है। सबसे अहम खुलासा सचिन वाजे की 3 कंपनियों को लेकर है। दावा किया जा रहा है कि वाजे की कंपनी में शिवसेना नेता पार्टनर है। एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने से लेकर मनसुख हिरेन की मौत, दोनों ही मामलों को लेकर एनसीपी बहुत दबाव में है। शरद पवार खुद एक्टिव हो गए, तभी तो उद्धव से मिलने उनके घर गए। 45 मिनट तक सचिन वाजे पर चर्चा हुई। पर महाराष्ट्र सरकार की मंशा वाजे को बचाना है और वही कारण है कि लगातार महाराष्ट्र की सरकार और शिवसेना के नेता वाजे के प्रवक्ता के रूप में पेश आ रहे हैं। इस वक्त उद्धव ठाकरे पर विपक्ष से बहुत ज्यादा प्रेशर बना हुआ है। बीजेपी लगातार सवाल पर सवाल दागे जा रही है। ऐसे में शिवसेना सांसद संजय राउत ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पूछा है कि क्या वो खुद को शेरलॉक होम्स समझते हैं। ये लोग अपने आप को शेरलॉक होम्स समझते हैं, सब कुछ उनके पास ही जानकारी है और सरकार ऐसे बैठी है। ऐसा होता नहीं। सरकार, पुलिस, ये सब अपने अपने काम करते रहते। एटीएस भी अपना काम कर रहा है, लेकिन एटीएस ने कार्रवाई करने से पहले एनआईए ने जांच शुरू कर दी, वो पकड़ लिया उसको। अगर अपराधी था तो हम लोग भी उसको पकड़ लेते, हमारे पुलिस पकड़ लेते। महाराष्ट्र की सत्ता में सचिन वजे को लेकर पॉलिटिकल रिटेलिएशन भी अब होने लगा है।
सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनसे खुद शरद पवार मिले और शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से मिलने के बाद उनसे ये बात सामने रखी कि इस पूरे मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की किरकिरी हो रही है। इस वक्त महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है। ऐसे में एनसीपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि सचिन वाजे को एनसीपी अपने ऊपर बोझ क्यों बनाएगी। सचिन वाजे को शुरू से ही शिवसेना का फेवरेबल पुलिस अफसर माना जाता रहा है। ऐसे में शरद पवार को इस बात को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी है कि महाराष्ट्र सरकार ने सचिन वाजे के केस को हैंडल करने में पूरी तरह से मैच्योरिटी नहीं दिखाई। एनसीपी के पास होम मिनिस्ट्री है, ऐसे में सबसे ज्यादा किरकिरी एनसीपी की हो रही है और इसी बात को लेकर शरद पवार नाराज दिखाई दे रहे हैं। सचिन वाजे और शिवसेना की करीबी कितनी ज्यादा रही है, इसे समझाने के लिए हमने सचिन वाजे की कुंडली निकाली। आगे बढ़ेंगे अब। 40 घंटे बाद प्रधानमंत्री अचानक देश के तमाम मुख्यमंत्रियों से क्यों मिलने जा रहे हैं, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।